आज हम चैप्टर 13 मैन्युफैक्चरिंग इस चैप्टर का नाम है, इसके आईएमपी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी इस चैप्टर के अंदर से बोर्ड आपको मोस्टली 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लेती है, इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा 5 मैक्सिमम पॉइंट्स को याद रखेंगे और उनके माइंड मैप को देखेंगे। इस चैप्टर के अंदर आपको क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देने पड़ेंगे। बहुत ही ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेती है बोर्ड, तो मैं आपको वो चीजें इजीली करवा देता हूँ। पहला जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है वो हमको बताना है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस विल बी इम्पॉसिबल। बिना इंडस्ट्रीज के इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना इम्पॉसिबल है। पहला आपका ये पॉइंट हो गया। कंट्री लाइक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रसिया, जापान एंड साउथ कोरिया आर डेवलप्ड नेशन बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। मैं दूसरी लाइन भी पढ़ लेता हूँ फिर समझाता हूँ। ड्यू टू इंडस्ट्रीज आर नॉट डेवलप्ड इन अफगानिस्तान, इंडिया, श्रीलंका आर डेवलपिंग नेशन। आपको सिंपल सा डिफरेंस बता देता हूँ कि जो भी कंट्री डेवलप्ड है वहां पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अच्छे से हुआ है। जो भी कंट्री डेवलपिंग नेशन कहलाती है वहां पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ है। तो डेवलप कंट्री कौन कौन सी है? यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका, रसिया, जापान, साउथ कोरिया। डेवलपिंग नेशन कौन कौन सी है? अफगानिस्तान, इंडिया और श्रीलंका जैसी कंट्रीज डेवलपिंग नेशन है। आगे एक और लाइन देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट अबाउट 29% ऑफ द नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। अगर आप इसको समझोगे तो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, सपोज इंडिया के अंदर टोटल 100 प्रोडक्ट बन रहा है। पूरे इंडिया के अंदर कितना प्रोडक्ट बन रहा है? 100 प्रोडक्ट। इसके अंदर से 29 प्रोडक्ट आता है कहां से? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर से आता है। आप ऐसा मान के चलो। आगे बढ़े। प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज इन द कंट्री बाय स्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रीज इन द कंट्री। अगर आप कंट्री के अंदर नई नई इंडस्ट्री स्टैब्लिश करोगे तो हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और इससे हमारे देश के अंदर अलग अलग तरीके से फायदा होगा। तो यहाँ पे आपने इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंट भी देख लिया। मैंने आपको पहले भी बोला है कि इस चैप्टर के अंदर थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, आई एम नॉन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, हु आई एम। मैं इंडिया की सिलिकॉन वैली हूं, तो आप बताओ मैं कौन हूं। इसका आंसर ढूंढते हैं। बेंगलुरु हैज बिकम द कैपिटल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। हमारे देश के अंदर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा जो नाम है वो है बेंगलोर का। आगे पढ़ते हैं। इट इज ऑल्सो नॉन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। बैंगलोर को ही इंडिया का सिलिकॉन वैली बोला जाता है। यहाँ पे हो गया आपका आंसर पूरा। बट मार्क्स गेन करने के लिए आपको और भी पॉइंट लिखने पड़ेंगे। बेंगलुरु द सेंटर ऑफ इंडियाज हाईटेक इंडस्ट्रीज। हाईटेक इंडस्ट्रीज के अंदर बैंगलोर का बहुत बड़ा नाम है इंडिया के अंदर, ऐसा अभी के लिए आप समझो। सॉफ्टवेयर पार्क यानी सॉफ्टवेयर बनाने की कंपनी, साइंस पार्क यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली कंपनी एंड टेक्नोलॉजिकल पार्क आर स्टैब्लिश इन द कंट्री। मतलब हमारे देश के अंदर सॉफ्टवेयर की कंपनी बोला जा सके, टेक्नोलॉजी वाली कंपनी, साइंस वाली कंपनी, सारी कंपनीज इलेक्ट्रॉनिक के सेक्टर में अब बन रही है। आगे बढ़ते हैं। द फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इज ब्राइट इन इंडिया। इलेक्ट्रॉनिक्स का फ्यूचर इंडिया के अंदर ब्राइट है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया पूरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई एम कॉल्ड सनराइज इंडस्ट्रीज, हु एम आई। मैं सनराइज इंडस्ट्रीज हूं, बताओ मैं कौन सी इंडस्ट्रीज के अंदर आती हूं। अगर हम इसको पढ़ने जाए तो द प्लास्टिक इंडस्ट्रीज इज नॉन एज द सनराइज इंडस्ट्रीज। प्लास्टिक इंडस्ट्रीज को सनराइज इंडस्ट्रीज बोला गया है इस चैप्टर के अंदर। आगे बढ़ते हैं। देयर हैज बीन अ कांस्टेंट इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ प्लास्टिक। हमारे देश के अंदर या दुनिया के अंदर रॉ मटेरियल, किस चीज का रॉ मटेरियल? प्लास्टिक के रॉ मटेरियल की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ रही है। इसी की वजह से उसको सनराइज इंडस्ट्रीज बोला जाता है आज के टाइम पे। बिकॉज इट इज वाटर प्रूफ एंड फिट इन टू एनी शेप। जो प्लास्टिक होता है वो वाटर प्रूफ होता है और वो किसी भी शेप में इजीली आ जाता है। आप एक प्लास्टिक को लो, मोड़ दो, उस शेप में आ जाएगा। उसी को वापस से सीधा कर दो तो वो सीधा भी हो जाएगा। तो जो प्लास्टिक है वो वाटर प्रूफ है, उसके साथ साथ किसी भी शेप में कन्वर्ट हो जाता है। इसी के लिए आज के टाइम पे उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। इसीलिए प्लास्टिक को सनराइज इंडस्ट्री के अंदर काउंट किया गया है। आगे अगर पढ़ूं, इट इज यूज इन पैकिंग केमिकल्स। केमिकल को पैक करने में काम आता है।
है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर काम आता है, यहाँ तक कि हमारी जो कार वगैरह होती हैं, व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी प्लास्टिक का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक के गैजेट बनाने हो तो भी प्लास्टिक का यूज किया जाता है। हमारे देश में ज्यादातर प्लास्टिक इंडस्ट्रीज कहाँ पे हैं? दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर, कोलकाता के अंदर, बेंगलुरु के अंदर, बड़ौदा के अंदर, वापी, कानपुर और चेन्नई। आपको अगर ये चीजें याद करने में हार्ड लगे तो आप 1, 2, 3 और ये 4 पॉइंट को ही याद कर लेना। अगर हार्ड लगे तो, अगर हार्ड नहीं लगता है तो याद कर लेना, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब जो क्वेश्चन है, टुडे द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इज फेसिंग टफ कंपटीशन, गिव रीजंस। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज यानी कपड़े, कॉटन के कपड़े बनाने वाली जो फैक्ट्रीज है, जो इंडस्ट्रीज हैं, उनको टफ कंपटीशन यानी बुरा समय देखना पड़ रहा है। अब ऐसा क्यों है? तो देखो, इसका रीजन तो छोटा सा है, इसीलिए ना 2-4 पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड करेंगे ताकि आंसर बड़ा हो सके। इंडिया होल्ड सेकेंड रैंक इन द एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन के कपड़े बेचने में इंडिया दुनिया में सेकेंड नंबर पे आता है। टुडे द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इज फेसिंग टफ कंपटीशन ड्यू टू फैक्टर्स लाइक, किन किन वजह से कॉटन इंडस्ट्रीज को आज टफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, उनको पढ़ लेते हैं। लेस सप्लाई ऑफ कॉटन, यानी कॉटन का रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा है। यूज ऑफ ओल्ड मशीन, जो कॉटन से कपड़ा बनाने का या फिर कॉटन से धागा बनाने की जो भी इंडस्ट्रीज है, वहां पे ओल्ड मशीन का यूज किया जा रहा है। इरेगुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो पा रही है उस एरिया में। कंपटीशन फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर क्लोथ, जो आजकल हम लोग स्पोर्ट्स के कपड़े पहनते हैं ना, वो आर्टिफिशियल फाइबर वाले कपड़े हैं। तो इस कपड़े से कॉटन के कपड़ों को कंपटीशन मिल रहा है, क्योंकि हम आजकल देखो तो स्पोर्ट्स वाले कपड़े पहन लेते हैं, कॉटन वाले कपड़े नहीं पहनते हैं। तो ये भी रीजन है जिसकी वजह से टफ कंपटीशन मिल रहा है कॉटन को। आगे देख लो, टफ कंपटीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में अलग अलग टाइप के कपड़े आ चुके हैं, जिसकी वजह से भी टफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को हमारे देश में। तो ये कुछ रीजंस थे जो काफी छोटे थे। यहाँ पे मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी आंसर छोटा है तो 1-2 इजी पॉइंट ऊपर उसके ऐड कर दो, जिसकी वजह से आपका आंसर अच्छा दिखेगा और आपको ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम आगे के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं अब। आइडेंटिफाई मी डेनिम सिटी ऑफ इंडिया। मैं इंडिया की डेनिम सिटी हूं, मेरा नाम बताओ, मैं कौन सी सिटी हूं? तो पहले अपने देख लेते हैं आंसर। इंडिया होल्ड सेकेंड रैंक इन द एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल वाला, ये ऊपर भी मैंने सेम पॉइंट लिखा था, वही पॉइंट को मैं यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ ताकि आपका आंसर बड़ा हो सके, इसको समझाऊंगा नहीं। अब यहाँ पे मेन आंसर आया। अहमदाबाद इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ इंडिया ऑफ द ईस्ट। अहमदाबाद को बोला जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया ऑफ द ईस्ट और डेनिम सिटी ऑफ इंडिया। ये जो अहमदाबाद वाला होगा ना, उसको दो तरीके से पूछ लेगा। क्या बोल देगा आपको? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया ऑफ द ईस्ट, नाम बताओ कि मैं कौन सी सिटी हूँ। डेनिम सिटी ऑफ इंडिया, नाम बताओ मैं कौन सी सिटी हूँ। दोनों का आंसर अहमदाबाद होगा, ये याद रखना। दिस मिल वर्ल्ड स्टैब्लिश इन अहमदाबाद। यहाँ पे कॉटन मिल स्टैब्लिश होती थी। अहमदाबाद के अंदर बहुत ज्यादा कॉटन मिल स्टैब्लिश होती थी। उसका रीजन जान लेते हैं। अहमदाबाद के अंदर जो कॉटन है वो चीप प्राइस पे मिल जाता था, यानी सस्ते दाम में मिल जाता था। लेबर जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाते थे। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज इजीली मिल जाती थी। यहाँ से एक्सपोर्ट करने के लिए पोर्ट भी पास में था और बेचने के लिए फेवरेबल मार्केट भी था। इसकी वजह से अहमदाबाद के अंदर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टेब्लिश हुई थी। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मिल आर लोकेटेड अबाउट 100 सिटी ऑफ द कंट्री। आज इंडिया के अंदर 100 सिटीज के अंदर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं। देखो, इसके अंदर ना मेन आंसर अहमदाबाद ही था, बट आप सिर्फ अहमदाबाद लिखते तो आपको मार्क्स नहीं मिलता। तो मार्क्स को गेन करने के लिए इतना सारा हमको तामझाम करना पड़ता है। अब आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। मुंबई एंड अहमदाबाद बिकम द सेंटर फॉर कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, एक्सप्लेन। मुंबई और अहमदाबाद कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए वो सेंटर बन गए थे। मतलब कि इजी भाषा में समझा जाए तो मुंबई और अहमदाबाद के अंदर ही क्यों कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बन रही थी, यानी वहां पे ही क्यों सेटअप हो रही थी। अगर उसका आंसर देखेंगे तो वापस आंसर बढ़ाने के लिए, इंडिया होल्ड सेकेंड रैंक इन द एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। एक ही लाइन याद करो, बहुत सारे आंसर के अंदर उस लाइन को डाल दो, आपका आंसर बड़ा हो जाएगा और मार्क्स भी मिलेंगे। द फर्स्ट कॉटन मिल वॉज स्टैब्लिश इन मुंबई। जो हमारे देश का पहला कॉटन मिल था वो कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ? मुंबई के अंदर।
इन द इनिशियल ईयर कॉटन टेक्सटाइल मिल्स वर established इन मुंबई एंड अहमदाबाद। आंसर को बड़ा करने के लिए मैंने ये लिखा हुआ है। दिस मिल was established in Mumbai and Ahmedabad। उसका रीजन जानो। ड्यू टू चीप कॉटन्स, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, पोर्ट फॉर एक्सपोर्ट एंड फेवरेबल मार्केट। ऊपर वाले डेनिम के अंदर भी मैंने ये सेम पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पे भी सेम पॉइंट लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं आपको जानबूझकर याद करवा देना चाहता था। तो वहां पे मैंने समझाया, इसीलिए यहाँ पे नहीं समझाने वाला हूं। आगे देख लो, सेम लाइन। टुडे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज 100 सिटी के अंदर है, सेम लाइन। मेन आंसर यहाँ पे क्या था? ये ड्यू टू चीप लेबर, सॉरी, मेन आंसर क्या था? ड्यू टू चीप कॉटन, लेबर इजीली मिल जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी है, पोर्ट भी है एक्सपोर्ट करने के लिए, और फेवरेबल मार्केट भी है। मैंने जानबूझ के उसी आंसर को यहाँ पे पेस्ट किया, और ये इसका आंसर है रियल में। और वहां पे इसीलिए लिखा था ताकि आप उसको रिपीटेड मोड में याद कर लो। अब आप देख रहे हो कि एक ही कॉन्सेप्ट को अलग अलग क्वेश्चंस के अंदर लगा के भी हम मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है, स्टेप हैव बीन टेकन टू कंजर्व एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को बचाने के लिए कौन से कदम उठाए गए थे, ये हमको बताना है। प्रॉपर प्लानिंग ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट टू रिड्यूस पॉल्यूशन। अगर आपको पॉल्यूशन रोकना है, इंडस्ट्री से जो पॉल्यूशन होता है, तो आपको इंडस्ट्रीज के जो भी सेटअप्स होंगे, यानी आपको कहाँ पे इंडस्ट्री लगानी चाहिए, कहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगानी चाहिए, कहाँ पे आप इंडस्ट्री लगाओगे तो हमारे एनवायरमेंट को पॉल्यूशन होगा, ये सबकी प्लानिंग करनी होगी। तो वही लिखा हुआ है कि प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी। पॉल्यूशन कैन बी डिक्रीज बाय लोकेटिंग द पॉल्यूटेड इंडस्ट्रीज यूनिट अवे फ्रॉम द रेसिडेंशियल एरिया एट द प्रॉपर प्लेस। ये जो बात बोली गई है ना, इसको इजी भाषा में मैं समझा देता हूं कि जो भी पॉल्यूशन फैलाने वाली इंडस्ट्रीज है, उन इंडस्ट्रीज को रहने वाली जगह से दूर स्टेब्लिश करो। जो भी इंडस्ट्रीज है जो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैलाती है, उसको जहां पे इंसान रहते हैं, जहां पे इंसान की सोसाइटी बसती है, वहां पे मत स्टेब्लिश करो, वहां पे मत सेटअप करो, क्योंकि आसपास के लोगों को उससे तकलीफ हो जाएगी। तो ये एक आइडिया था। आगे देखें, पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस बाय सिलेक्शन ऑफ क्वालिटी फ्यूल। अगर आप अच्छी तरीके का फ्यूल यूज करेंगे तो भी पॉल्यूशन नहीं फैलेगा और एनवायरमेंट बच जाएगा। एयर पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस थ्रू फिल्टर्स, स्क्रबर्स, पैरिसिपिटस। ये एयर को, जो भी पॉल्यूटेड एयर है उसको फिल्टर करने के कुछ इक्विपमेंट है, जिसका नाम आपको एज इट इज याद रख लेना होगा। अब आगे पढ़ लेते हैं। वाटर पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस थ्रू प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। जो भी पॉल्यूटेड वाटर है उसको अच्छे से फिल्टर करके फिर ही डंप करें, इसका ध्यान रखेंगे तो भी एनवायरमेंट पॉल्यूट होने से बच जाएगा। अब अगला सवाल देख लेते हैं। एक्सप्लेन द शुगर इंडस्ट्रीज विच स्टैंड सेकेंड आफ्टर द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन द एग्रेरियन इंडस्ट्रीज। यहाँ पे इतना बड़ा सवाल दिया है, बट इसका सीधा सा मतलब है कि आपको शुगर इंडस्ट्रीज के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो फटाफट एक्सप्लेन करके आपका टाइम बचा देता हूं। द शुगर इंडस्ट्री डिपेंड अपॉन शुगर केन। शुगर इंडस्ट्रीज है वो गन्ने के ऊपर डिपेंड करती है। आप सबको पता है कि शुगर केन से, यानी गन्ने से ही हमको शुगर मिलता है। तो वही लाइन लिखी हुई है इंग्लिश में। मेकिंग जैगरी फ्रॉम शुगर केन जूस इज वेरी ओल्ड ट्रेडिशन इन इंडिया। शुगर कैन जूस यानी गन्ने के जूस से गुड़ बनाना, ये हमारे देश में बहुत पुराने समय से चलता आ रहा हुआ है, वही लिखा हुआ है। द शुगर इंडस्ट्री स्टैंड सेकेंड आफ्टर टेक्सटाइल इन एग्रेरियन इंडस्ट्री इन इंडिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बाद सेकंड नंबर पे हमारे देश में शुगर इंडस्ट्रीज का नंबर आता है। ये आपको ये लाइन कहना चाहती है। इंडिया रैंक फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर। शुगर को बनाने में, शुगर को प्रोड्यूस करने में इंडिया का रैंक दुनिया में नंबर 1 आता है। शुगर फैक्ट्रीज आर लोकेटेड इन महाराष्ट्र, यूपी, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात। अगर आपको ये जो स्टेट के नाम याद रखने में तकलीफ है, वापस से बोलूंगा, 1 2 3 4 इन्हीं पॉइंट को याद कर लेना, तो भी आंसर अच्छा हो जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं, दूसरे आंसर को देख लेते हैं। अगर आप बोर हो रहे हो तो भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम आ रही है। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, मजा आएगा समझने में। वेयर आर शुगर एंड जैगरी फैक्ट्री लोकेटेड इन इंडिया। इंडिया के अंदर शुगर और जैगरी फैक्ट्रीज यानी गुड़ बनाने वाली कंपनी कहाँ कहाँ पाई जाती है। ये जो पहली लाइन लिखी हुई है, ये आंसर को बढ़ाने के लिए लिखी गई है। यहां से ध्यान दो। शुगर कैन इज हैवी इन वेट। आपका जो गन्ना होता है वो वजन वाला होता है, आपने भी देखा है और उसको पकड़ा होगा तो आपको पता होगा। शुगर कैन हैज द क्वालिटी ऑफ गेटिंग डिकम्पोज। शुगर कैन है ना, खराब होने लगता है। अब आपको यह समझना है कि किस तरीके से खराब होता है।
शुगर इट इज हार्वेस्टेड एंड द शुगर कंटेंट स्टार्ट डिक्रीजिंग। ये जो बात यहाँ पे लिखी हुई है कोई हार्ड नहीं है। आप खेत से गन्ने को तोड़ के लेके आओ और गन्ने को ऐसे रख दो तो गन्ना सूखने लगता है, उसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है कि जब उसको आप काट के लाओगे तो जो उसके अंदर शुगर का कंटेंट है, जो जूस का कंटेंट है, वो कम होने लगता है, क्योंकि आपने देखा है कि गन्ने को काट के लेके आके ऐसे घर में रखोगे तो वो सूखने लगेगा। वही बात लिखी हुई है यहाँ पे। इट इज मस्ट बी स्क्वीज विद इन 24 आवर्स ऑफ बीइंग हार्वेस्टेड। कटने के बाद 24 आवर्स के बीच में ही उसको स्क्वीज कर दो, यानी उससे जूस निकाल लो। फॉर दैट रीजन सुगर फैक्ट्री आर लोकेटेड नियर सुगर ग्रोविंग एरिया। ये जो उसका नेचर है उसकी वजह से जहां पे गन्ना उगता है वहीं पे फैक्ट्री लगानी पड़ती है। ये आपका मेन आंसर है। अब आगे थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। सुगर फैक्ट्रीज आर लोकेटेड इन महाराष्ट्र, यूपी, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात। याद करना हो तो करना, वरना इतने से भी आपका आंसर पूरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन काफी बड़ा दिख रहा है, बट देखते हैं आंसर कितना बड़ा होगा। आंसर छोटा ही होगा, मैं आपके लिए हमेशा छोटे आंसर ही बना के लेके आता हूँ। ड्यूरिंग अ विजिट टू वेस्ट बंगाल, हम वेस्ट बंगाल में घूमने गए। इट वॉज नोटिस दैट पीपल एक्सटेंसिवली यूज जूट डोर्स, जूट के डोर मेट्स, रस्सी एंड गोनी यानी गनी जैसी चीजें यूज कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? ये आपको इजी सी भाषा में समझा देता हूँ कि हम वेस्ट बंगाल में गए तो हमने वहां पे देखा कि डोर जो मेट्स हैं वो भी जूट के बनाए जा रहे हैं, रस्सी भी जूट की बनाई जा रही है, जो वहां पे गोनी है वो भी जूट के बनाए जा रहे हैं। इसका रीजन दो। तो उसका रीजन ही पढ़ लेते हैं। वेस्ट बंगाल प्रोड्यूस अबाउट 80% ऑफ जूट। इंडिया में 80% जूट कहाँ से आता है? वेस्ट बंगाल से आता है। मच वाटर इज नीडेड टू प्यूरिफाई जूट। जूट को प्यूरिफाई करने के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द मिल आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ हुगली रिवर। इंडिया की बहुत सारी जूट जो फैक्ट्रीज है वो कहाँ पे है? हुगली नदी के पास है। अब हुगली नदी कहाँ पे आता है? वेस्ट बंगाल में। जब इंडिया की ज्यादातर जो जूट की कंपनी है वो हुगली नदी यानी वेस्ट बंगाल के अंदर है, तो वहां पे जूट से बनने वाले सामान इजीली मिल जाएंगे। यही आपका आंसर और रीजन है। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं और चीजें। दिस इंडस्ट्री इज कॉन्सेंट्रेटेड इन वेस्ट बंगाल। ये वेस्ट बंगाल में और किन किन कारणों से गई है उनको जान लो। ड्यू टू चीप लेबर फोर्स, वहां पे लेबर जो है वो सस्ते हैं। बैंक्स एंड इंश्योरेंस कवरेज, वहां पे बैंक और इंश्योरेंस कवरेज भी इजीली मिल जाना है जूट इंडस्ट्रीज को। पोर्ट फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटी, एक्सपोर्ट करने के लिए पोर्ट भी इजीली मिल जा रहा है। तो ये आपका हो गया आंसर। अब आगे देख लेते हैं। राइट अ नोट ऑन सिंथेटिक टेक्सटाइल आर्टिफिशियल फाइबर इंडस्ट्रीज इन इंडिया। मैंने यहाँ पे दो वर्ड लिखा है, उसको ध्यान देना। सिंथेटिक टेक्सटाइल करके आपको क्वेश्चन पूछे या आर्टिफिशियल फाइबर करके आपको सवाल पूछे, दोनों का आंसर एक ही होगा। टुडे देयर इज अ ग्रेट डिमांड ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ इन इंडिया। सिंथेटिक क्लॉथ की इंडिया में बहुत ज्यादा डिमांड है। The cotton fiber are mixed with synthetic fiber to raise the quality of the cloth. कॉटन क्लोथ की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए आजकल उसके अंदर सिंथेटिक फाइबर मिलाया जाता है, यही लिखा हुआ है। अब आप कब से ये समझ रहे होंगे कि सिंथेटिक सिंथेटिक ये है क्या। आपके जो स्पोर्ट्स के कपड़े बनते हैं वो सिंथेटिक फाइबर से बनते हैं। अब आपको इजीली समझ में आएगा। द क्लोथ मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर इज स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे कॉमा दे देते हैं, ड्यूरेबल एंड डज नॉट रिटेन रिंकल्स। रिंकल्स का मतलब ये जो ऐसे मैंने कपड़े ये किए और ऐसे छोड़ दो, देखो अभी भी यहाँ पे सीधा है, क्योंकि ये इसके अंदर भी सिंथेटिक फाइबर मिला हुआ है। उनके ऊपर इस तरीके से धब्बे नहीं पड़ते, मुचड़ा नहीं जाता है, हमारी भाषा में बोला जाता है। तो ये फायदा होता है सिंथेटिक फाइबर को अगर कॉटन के फाइबर में मिला देंगे तो कपड़ा मजबूत हो जाता है, लंबे समय तक चलता है और उसके ऊपर रिंकल्स नहीं पड़ते हैं। अब मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस इंडस्ट्रीज तमिलनाडु है, गुजरात है, यूपी है और वेस्ट बंगाल केरला जैसे स्टेट्स हैं हमारे देश में। मैं आपको हमेशा बोलूंगा अगर ये स्टेट वाले आंसर याद ना हो तो ये आंसर याद कर लेना और एक दो पॉइंट गूगल से करके इजी सा लिख लेना, तो भी आपके 4-5 पॉइंट बन जाएंगे। अब यहाँ पे जो सवाल है उसको देखते हैं। तो हाउ मैनी शिप बिल्डिंग सेंटर्स आर देयर इन इंडिया। इंडिया के अंदर कितने शिप बिल्डिंग सेंटर्स है और उनके लोकेशन जानना है हमको। इन रिसेंट टाइम देयर हैव बीन 5 सेंटर्स टू बिल्ड शिप ऑफ मॉडर्न स्टाइल। हमारे देश के अंदर अभी 5 सेंटर एक्टिवली काम कर रहे हैं, उनके नाम जान देते हैं। दे आर इन विशाखापट्टनम में है, कोलकाता में है, कोची में है, मुंबई में है, मरमा गांव में है। ये अलग सा डेंजर सा नाम है, बाकी सारे इजी हैं कि विशाखापट्टनम में है, कोलकाता में है, कोची में है, मुंबई में है, मरमा गांव में है। कोची एंड विशाखापट्टनम बिल्ड शिप ऑफ लार्ज साइज। कोची और विशाखापट्टनम के अंदर बड़े बड़े शिप बनाए जाते हैं।
आगे देख लेते हैं। वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग हेलीकॉप्टर, अब हमारे देश के अंदर ही हेलीकॉप्टर बनने लगा है। एयरक्राफ्ट बिल्डिंग यूनिट आर एस्टेब्लिश एट बेंगलुरु, नासिक, हैदराबाद, लखनऊ। हमारे देश के अंदर अब एयरक्राफ्ट भी बनने लगे हैं। कहाँ कहाँ बनते हैं? बेंगलोर में बनता है, नासिक में बनता है, हैदराबाद में और लखनऊ में बनता है। द बिल्डिंग ऑफ एयरक्राफ्ट फॉर पैसेंजर ट्रेवल हैज स्टिल नॉट स्टार्टेड इन इंडिया। इंसान को इधर से उधर ले जाने वाली एयरक्राफ्ट को बोला जाता है पैसेंजर एयरक्राफ्ट। ऐसी एयरक्राफ्ट अभी हमारे देश में नहीं बनती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया पूरा। ज्यादा कुछ था नहीं, इसीलिए मैंने स्पीड में आपको करवा दिया। अब यहाँ पे जो सवाल है ना उसको ध्यान से समझना, कुछ चीजें आपको बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट है। गिव ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज इन इंडिया। यहाँ पे ना केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज की बात की जा रही है, ना कि केमिकल इंडस्ट्रीज की। याद रखना इस चैप्टर में आपको केमिकल इंडस्ट्रीज का भी क्वेश्चन पूछ लेगा, केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का भी क्वेश्चन पूछ लेगा। तो अभी हम केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज के ऊपर हैं। द फर्स्ट केमिकल फर्टिलाइजर फैक्ट्री इन इंडिया वॉज स्टैब्लिश इन 1906 एट रानीपत इन तमिलनाडु। इसको याद करना हो तो कैसे याद करना? इंडिया का जो पहला केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज है वो तमिलनाडु में बना था। कब बना था? 1906 में। उधर से भी देख लो तो और कहाँ बना था? रानीपत में। तमिलनाडु के किस शहर में या किस डिस्ट्रिक्ट में या किस तालुका में? रानीपत में। तमिलनाडु के रानीपत में बना था 1906 में। याद करो मेरे साथ वापस। तमिलनाडु में बना था, क्या बना था? केमिकल फर्टिलाइजर। तमिलनाडु के किस जगह पे बना था? रानीपत में बना था। ईयर कौन सा था? 1906। याद कर लेना, थोड़ा सा डेटा वाला काम है। The development of this industry started when the Fertilizer Corporation of India started its factory at सिंदरी या सिंधरी। सिंधरी के अंदर एक कॉर्पोरेशन बनाया गया जिसका नाम था फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। किधर बनाया गया था? सिंदारी में या सिंदारी में या सिंधरी में, जहां पे भी जो आपको अच्छा लगे बोल लेना। इस जगह पे क्या बनाया गया था? केमिकल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाया गया था। उसके बाद से हमारे देश में केमिकल फर्टिलाइजर वाली इंडस्ट्री के अंदर डेवलपमेंट आने लगा। डिमांड फॉर केमिकल फर्टिलाइजर इंक्रीज ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन। हमारे देश के अंदर खेती के अंदर एक रेवोल्यूशन आया था जिसको बोला जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से केमिकल फर्टिलाइजर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है हमारे देश में। यानी खेती अब की जाती है वो किसके ऊपर की जाती है? केमिकल फर्टिलाइजर के ऊपर। इसीलिए हमारे देश में केमिकल फर्टिलाइजर की डिमांड आजकल टॉप पे चल रही है। दिस इंडस्ट्रीज इज सेंटर इन गुजरात। केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज गुजरात के अंदर देखने को मिलती है, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में और केरला में। तो ये वाला भी आपका आंसर हो गया पूरा। यहाँ पे क्या बोला गया है कि इंडस्ट्रीज है उन्होंने पॉल्यूशन बढ़ा दिया है। उससे क्या हो रहा है? हमारा एनवायरमेंट बर्बाद हो रहा है। उसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। When the environment condition, याद रखना, environment condition affected due to natural और मैन रीजंस, यानी यहाँ पे लिख देते हैं मैन मेड रीजंस। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई होगी तो ये लिख देना है। जो अपना एनवायरमेंटल कंडीशन है वो अफेक्ट हो रहा है किसकी वजह से? या तो नेचुरल कंडीशन की वजह से या फिर मैन मेड रीजन की वजह से। अब इससे इंपैक्ट क्या आ रहा है? द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट इज रिड्यूस। एनवायरमेंट की क्वालिटी रिड्यूस हो रही है, इसी प्रोसेस को बोला जाता है एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। सीधी सी बात मैं बताऊं, एनवायरमेंट खराब हो रहा है नेचुरल रीजन की वजह से या मेन मेड रीजन की वजह से। इसी पूरी पॉलिसी को बोला जाता है एनवायरमेंट डिग्रेडेशन की पॉलिसी। मेनली फोर टाइप ऑफ पॉल्यूशन: एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन एंड नॉइस पॉल्यूशन। आप सबको पता है कि मेनली चार तरीके के पॉल्यूशन होते हैं और यहाँ पे वही चीज मैंने लिख दी है। एयर एयर हैज बिकम पॉल्यूटेड ड्यू टू वेरी हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ये दोनों जहरीली गैसों की वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। वाटर पॉल्यूशन हैज इंक्रीज ड्यू टू इंडस्ट्रियल एफ्यूलेंट्स। एफ्यूलेंट का मतलब यहाँ पे आप इसको वेस्ट से रिमूव कर देना, इसकी जगह पे आप वेस्ट लिख देना तो आपको लिखने में आसान रहेगा। जो पानी है वो कैसे पॉल्यूट हो रहा है? इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से पानी पॉल्यूट हो रहा है। नॉइस, ड्यू टू ओल्ड मशीन इन इंडस्ट्रीज एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नॉइस पॉल्यूशन हैज इंक्रीज। मतलब शहर के अंदर जो ज्यादा गाड़ी चलती है, यानी अगर आपका घर किसी हाईवे के पास या शहर के अंदर है तो वहां पे 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 होता रहता है, इसकी वजह से नॉइस पॉल्यूशन होता है। और इंडस्ट्रीज के अंदर अगर पुराने तरीके की मशीन है तो वहां के वर्कर को भी नॉइस पॉल्यूशन से इफेक्ट आता है। तो ये था आपका इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट का आंसर।